Guys, welcome to my YouTube channel. So let's start the topic earthquake. So what is an earthquake? Earthquake हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि earthquake होता है जब अर्थ के जो क्रस्ट होते हैं, जो लेयर्स होती हैं, उनमें जब मूवमेंट होती है तो क्या आता है, ऐसे शेकिंग फील होती है जिसको हम भूकंप बोलते हैं. दैट इज़ एन अर्थक्वेक. सो एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग और ट्रैम्बलिंग ऑफ द अर्थ दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और ये जो शेकिंग है ये थोड़े टाइम तक आपको फील होती रहती है ये. अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस. अब ये होती क्यों है? क्योंकि इसकी जो डीप इनसाइड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट क्या होते हैं, जैसे ये अर्थ होती है, अर्थ की लेयर्स होती हैं इस तरीके, सेंटर में होता है कोर और इस तरीके से लेयर होती हैं. तो इसकी जो अपर लेयर के नीचे वाला जो पार्ट होता है, जब उसके अंदर डीपली डिस्टर्बेंसेस होती हैं, ठीक है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, तो अर्थक्वेक आता है. द अर्थ क्रस्ट इज फ्रेगमेंटेड. इसका मतलब है जो अर्थ की क्रस्ट है, ऊपर की लेयर है, वो फ्रेगमेंटेड है, मतलब कुछ कुछ हिस्सों में बनी हुई है, एक ही पूरा राउंड नहीं है लैंड का, टुकड़ों से मिलके बनती है. एंड ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट. और हर एक फ्रेगमेंट को प्लेट बोलते हैं. दीज प्लेट्स आर नॉट स्टेशनरी बट आर इन अ कंटिन्यूअल मोशन. अब क्या है, ये अगर ये अर्थ है, अब इसके ऊपर अगर मैं बोलूँ कि ये इतना सा है, क्रस्ट के ऊपर ये इस तरह के से है, तो ये जो क्रस्ट है, इसकी जो ये दोनों के दोनों प्लेट्स हैं ना, ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं, ठीक है, स्टेशनरी नहीं है, रुकी हुई नहीं है. दीज प्लेट्स आर नॉट स्टेशनरी बट आर इन अ कंटिन्यूअल मोशन. वेन एवर द प्लेट्स ब्रश past one another on a plate goes under another due to collision. तो जब मूवमेंट होती रहती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टक्कर खाती है, तो क्या होगा, जब आपस में टक्कर खाएगी, उनमें फ्रिक्शन होगी, तो एक प्लेट थोड़ा सा नीचे चली जाएगी, दूसरी ऊपर आ जाएगी. सो सम डिस्टर्बेंसेस इज कॉज्ड इन द अर्थ क्रस्ट. तो इस तरीके से जो पूरी अर्थ की क्रस्ट है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है. दिस डिस्टर्बेंस डज नॉट रिमेन कन्फाइंड टू द वन प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. अब जहाँ पे टक्कर हुई है वहाँ पे ही ये जो चेंजेस हैं वो रुके नहीं रहते, पूरे डिफ्यूज़ हो जाते हैं. बट अपीयर एज एन अर्थक्वेक ऑन द अर्थ सरफेस. अब होता तो क्या है, अर्थ के नीचे डीपली इनमें टक्कर हुई है, ब्रशिंग हुई है, बट इसका जो इफ़ेक्ट आता है वो अर्थ की सरफेस पे आता है. सो द ट्रेमर्स ऑन द अर्थ सरफेस कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय अ सडन वॉल्केनिक इरप्शन और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और व्हेन अ मेटेओर हिट्स द अर्थ. अब ये जो अर्थक्वेक हैं, ये इनमें जो प्लेट्स हैं उनके टक्कर से तो आ ही रहे हैं, बट अगर एकदम से कोई वॉल्केनो फट गया, जो कोई ज्वालामुखी फट गया, इरप्शन हो गया, तो भी अंदर ब्लास्ट हुआ है तो भी अर्थक्वेक आ सकता है. कोई अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है तो भी अर्थक्वेक आ सकता है. और या फिर स्पेस से कोई मेटेओर आके टकराया है तो भी क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है ना. अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, मतलब हमारे इंडिया में कुछ प्रोन एरियाज़ है, मतलब जहाँ पे अर्थ की क्रस्ट में कुछ प्लेट्स हैं जहाँ पे टक्कर होती रहती है. प्रोन मतलब जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्थक्वेक आने पे. देर आर सम वीक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर. तो उनको हमने वीक जोन बोला है. दीज वीक जोन ऑन द अर्थ आर कॉल्ड सिस्मिक और द फॉल्ट जोन. और इन जो वीक जोन है इसको सिस्मिक फॉल्ट जोन बोलते हैं. सर्टेन पार्ट्स ऑफ द इंडिया आर वेरी वल्नरेबल टू अर्थक्वेक. अब कुछ पार्ट्स तो इतने वल्नरेबल हैं कि कभी भी और फ्रिक्वेंटली वहाँ पे अर्थक्वेक आता रहता है. द सेंट्रल एंड द वेस्टर्न रीजन ऑफ द हिमालयाज आर जियोलॉजिकली एक्टिव एंड हैंस आर प्रोन टू अर्थक्वेक. अब जो सेंट्रल है ना, हिमालय का जो सेंट्रल है, मतलब इंडिया का जो सेंट्रल है, और जो वेस्टर्न रीजन है हिमालय का, वो जियोलॉजिकल एक्टिव है, मतलब जियोलॉजिकली उसमें मूवमेंट होती रहती है, इसलिए वहाँ पर अर्थक्वेक्स यूजुअली आते रहते हैं. दिस मेक्स देम हाई रिस्क जोन. और हमेशा वो रिस्क में रहते हैं, तो घर वगैरह भी उसी तरीके से बनते हैं ताकि अगर अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे ज़्यादा डैमेज ना हो. कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, रन ऑफ कच्छ, that is a Indo-Gangetic plains, Rajasthan, the region of the Maharashtra from Latur through Konya and Ahmedabad in Gujarat to Uttarkashi in Uttarakhand are the earthquake prone regions of
इंडिया, तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सब जगह पर है। ऑल्दो द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया इज स्टेबल, जो पेनिसुलर ब्लॉक है इंडिया का वो स्टेबल है, येट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू आर वल्नरेबल टू अर्थक्वेक, जबकि जो समुंदर के पास वाले एरियाज़ हैं, प्लेट्यूज़ हैं, वहाँ पर भी क्या है, अर्थक्वेक के एरियाज़ हैं। द मैप ऑफ इंडिया शोज़ द सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया, तो ये शो करता है जो ब्लू है वो लीस्ट प्रोन है, मतलब वहाँ पर कम आते हैं, और जो बिल्कुल रेड से गिवन है वो मोस्ट प्रोन एरियाज़ है। जो ग्रीन है वो उससे थोड़ा कम है, और जो लाइट ग्रीन है वो उससे भी थोड़ा सा कम है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, जैसे आपको फीवर आता है तो आप फीवर चेक करते हो ना कि कितना डिग्री टेम्परेचर है। सिमिलरली अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो कितने मैग्नीट्यूड का आया है, तो उसको भी तो मेजर करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले। सो द प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज नोन एज फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, तो मतलब जहाँ पर जो प्लेट्स का फ्रिक्शन हुआ है, कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन हुआ है अर्थक्वेक का, अर्थ के अंदर, क्रस्ट के अंदर, उसको बोल देते हैं फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। द सिस्मिक वेव्स, अब उससे क्या है, जो चेंजेस आई, कुछ वेव्स डेवलप हुई, स्प्रेड आउट फ्रॉम द फोकस इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल एंड ट्रेवल टू द अर्थ इन ऑल द डायरेक्शन। अब क्या है, अर्थ है, अर्थ के अंदर अगर यहाँ पर फोकस है तो यहाँ से इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल के थ्रू वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं अर्थक्वेक की। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जिनका सेंटर तो सेम है बट जो रेडियस है वो डिफरेंट साइजेस का है, तो उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो क्या है, द सिस्मिक वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम द फोकस इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल एंड ट्रेवल थ्रू द अर्थ इन ऑल द डायरेक्शंस, और सारी डायरेक्शन में जाता है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज़ डायरेक्टली अबव द फोकस इज़ नॉन एज द एपिसेंटर, तो जहाँ पर फोकस है उसके ऊपर की जो अर्थ सरफेस है उसको बोल देते हैं एपिसेंटर। ठीक है, अगर कच्छ में आया है तो कच्छ में आया तो नीचे की तरफ होगा क्रस्ट में, लेकिन ऊपर उसका सेंटर पड़ता है तो उसको बोल देते हैं फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस को एपिसेंटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक डिफाइन द एनर्जी रिलीज्ड बाय द इवेंट, और मैग्नीट्यूड ये शो करता है कि जो चेंजेस आए अर्थ की क्रस्ट में जिसने अर्थक्वेक को डेवलप किया तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, एंड द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर प्लेस वेयर इट इज़ मेजर, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर प्लेस पे। अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे अर्थक्वेक आया है और उसके आसपास की अगर एरिया की बात करते हैं, जैसे कच्छ में आया और कुछ दिल्ली की बात करते हैं, तो कच्छ में अगर एपिसेंटर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा as compared to Delhi. The intensity decreases as the distance from the epicenter increases. जैसे जैसे हम एपिसेंटर से दूर जाते रहेंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, नाउ सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट सिस्मिक वेव। अब जो अर्थक्वेक से हमने देख लिया कि वो कैसी वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हमने नाम दे दिया सिस्मिक वेव्स को। एंड द शेक द ग्राउंड एज दे पास, और धरती हिलती है जब वो वेव्स जो होती है पास होती है। The seismic waves can be detected and recorded by the sensitive instrument called the seismograph. तो जो सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो इसमें क्या है कि एक इस तरीके से थ्रेड है, यहाँ पे बॉल है, और इसके पर्टिकुलर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे ये थ्रेड है, यहाँ पर बॉल है मेटल की जो हैवी है, और यहाँ पर एक पॉइंटेड पेन होता है, और नीचे हम पेपर रख देते हैं। तो जैसे अर्थक्वेक आता है तो ये भी मूव करता है, तो उस तरीके से यहाँ पे ग्राफ आ जाता है। ठीक है, सो द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विद अ हैवी मास सस्पेंडेड बाय अ वायर और अ रोड फिक्स्ड एट अ पॉइंट। तो हैवी मास का हम बॉल लेते हैं ताकि वो अपने हिसाब से ही ना हिले, जब उसको एनर्जी मिले अर्थक्वेक की तभी वो मूव करे। अ शीट ऑफ स्मोक्ड पेपर इज रैप्ड अराउंड अ माउंटेड रोटेटिंग ड्रम दैट मूव्स विद द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, और वो मूव करता है, जो स्मोक्ड पेपर होता है उसको रैप कर देते हैं एक ड्रम के ऊपर, जो जब अर्थ में चेंजेस आते हैं, मूवमेंट्स आते हैं तो वो भी मूव करता है। अ मूविंग पेन कनेक्टेड टू द पेंडुलम प्रेसेस लाइटली ऑन द पेपर, और वो एक पेन जो लगा हुआ रहता है पेंडुलम पे वो पेपर के ऊपर मूव करता है। द पेंडुलम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रीमर्स अकर, तो पेंडुलम भी वाइब्रेट करता है
द पेन रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव्स ऑन द पेपर रैप्ड अराउंड द रोटेटिंग ड्रम। तो ये जो आपको विजिबल हो रहा है, इसी तरीके से वो चेंजेस को रिकॉर्ड करता है जो ड्रम के ऊपर पेपर लगा हुआ था, स्मोक्ड पेपर। द सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द ग्राउंड मूवमेंट्स कॉज बाय द अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन और द अर्थ शेकिंग फिनोमिना। तो ये सारी चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। इट मेजर्स द ग्राउंड ऑसिलेशन बाय रिकॉर्डिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन द पेंडुलम एंड द ग्राउंड। तो अब हमने ऑसिलेशंस पढ़ लिया है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेशन। और अगर आप अपनी कोई लैंग्वेज में बताना चाहते हो, हिंदी में बताना चाहते हो, इंग्लिश में बताना चाहते हो, तो अपने अकॉर्डिंग बता देना व्हाट इज़ एन ऑसिलेशन। सो ये क्या करता है, ऑसिलेशन को मेजर करता है, रिलेटिव मोशन को मेजर करता है, किसके बीच में, पेंडुलम और ग्राउंड के बीच में। सो द सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज द सिस्मोग्राम। एक था सिस्मिक वेव्स, उसको रिकॉर्ड करने वाला होगा सिस्मोग्राफ, और जो उसने रिकॉर्ड किया वो हो गया सिस्मोग्राम। इट शोज द सिस्मिक वेव्स रिकॉर्डेड ऑन अ ग्राफ पेपर। तो ये जो ग्राफ आया है इसको सिस्मोग्राम बोलते हैं। द सिस्मोग्राम ऑल्सो शो द टाइम फॉर विच द अर्थक्वेक लास्ट। अब जितना वो मूवमेंट करता रहेगा उससे पता चल जाएगा कि कितने टाइम तक अर्थक्वेक जो था वो रहा था। द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक इज़ नॉन एज अ सिस्मोलॉजी। तो जैसे बायोलॉजी होती है, सिमिलरली सिस्मोलॉजी। तो अगर हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं तो हम बोल देंगे दैट इज़ अ सिस्मोलॉजी, नाम दे देंगे। द अर्थक्वेक रिकॉर्डिंग लेबोरेटरीज आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो अर्थक्वेक की रिकॉर्डिंग करते हैं पूरी वर्ल्ड में ये प्रेजेंट होती हैं। नाउ रिचर्ड स्केल। रिचर्ड स्केल क्या होता है, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो आप न्यूज़ खोलोगे उसके बाद में तो आता है कि इतने रिचर्ड स्केल का क्या था, आया था, अर्थक्वेक आया था। तो what is the Richter scale? The energy or the magnitude of the earthquake is measured on an open-ended Richter scale invented by the Charles F. Richter in 1934। तो एनर्जी मेजर करने का जो तरीका था वो चार्ल्स एफ रिचर ने बताया था, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिचर्ड स्केल। The scale assigns a single number to quantify the amount of the seismic energy released by an earthquake। तो क्या बताते हैं कि 3 रिचर्ड स्केल का आया था, 4 रिचर्ड स्केल का आया था, 7 रिचर्ड स्केल का आया था, तो उसको हम मेजर करते हैं। तो जितना कम होगा उतना कम एनर्जी होगी, जितना ज़्यादा होगा उतना डैमेज भी ज़्यादा होगा। Although in theory there is a no upper limit of the Richter scale। अब क्या है, रिचर्ड स्केल में भूकंप तो, अर्थक्वेक तो कितनी भी एनर्जी का रिलीज हो सकता है, बट नॉर्मली जो अभी तक रिकॉर्ड किया गया है तो इन प्रैक्टिस द स्केल टेंड्स टू रेंज फ्रॉम 0 to 9। तो 0 से 9 का ही एक रेंज देखी गई है। द अर्थक्वेक दैट मेजर्स 6 to 6.9 ऑन द रिचर्ड स्केल आर कंसिडर्ड मॉडरेट ऑल्दो दे कैन बी डिजास्टर्स इन द हाईली पॉपुलेटेड एरिया। मतलब उसको बोलते हैं कि आया है और अच्छा आया है अगर 6 to 6.9 रिचर्ड स्केल का है, बट जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर डैमेज हो सकता है। मेजर अर्थक्वेक्स मेजर 7 to 7.9 ऑन द रिचर्ड स्केल। बहुत ज़्यादा जो अर्थक्वेक्स आते हैं या बड़े हम बोलते हैं कि जिससे बहुत डिसास्टर हुआ है 7 to 7.9 है। वाइल रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, और जो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन करके ही रहेगा उसका अर्थक्वेक का मेजरमेंट होता है 8 और हायर, उससे ज़्यादा हाई। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इन द भुज, जो भुज में आया था गुजरात में ऑन द 26 जनवरी 2001, मोर देन 13,000 पीपल डाइड एंड अबाउट 8 लाख हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड। तो मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो जब ये आया था देन उस टाइम पे मैं 10th क्लास में थी और मैं अपने नीचे ऐसे मैट बिछा के स्टडी कर रही थी। तो जब ये आया सुबह, ये अर्थक्वेक आया, तो लिटरली मैंने इसकी जो वेव्स हैं वो फील करी हैं। तो जैसे समुंदर की लहरें आती हैं ना, तो सिमिलरली ये वेव्स जो है उसी तरीके से आती हैं। आपको लगता ही नहीं है कि आप इतनी हार्ड सरफेस पे बैठे हुए हो, बिल्कुल ऐसे वेव्स ऊपर। मैं बताती हूँ किस तरीके से फील हुआ, जस्ट ऐसे ऐसे फील होती हैं, ठीक है। इस तरीके से वेव्स आई और चली गई। तो बाद में जब हमने न्यूज़ में देखा तब मैं राजस्थान में थी, राजसमंद में, बट उसके बाद जब न्यूज़ में देखा तो पता चला कि भुज गुजरात में अर्थक्वेक आया है और तब बहुत सारा डिस्ट्रॉय हुआ गया था, बहुत सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी।
और उसके साथ साथ क्या हो गया था, मैनी रोड्स एंड द ब्रिजेस वर डैमेज, रोड्स भी डैमेज हो गई थी, जो ब्रिजेस बने हुए थे वो भी डैमेज हो गए थे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज ग्रेटर देन 7.5, और तब जो मैग्नीट्यूड मेजर किया गया था वो 7.5 से भी ज़्यादा था। दैट्स वाई इतना वहाँ पे लॉस हुआ। नाउ इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता है तो उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं। द अर्थक्वेक्स में रेंज फ्रॉम अ माइल्ड ट्रिमर टू अ लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजिंग द एक्सटेंसिव डैमेज ओवर अ वाइड एरिया। हो सकता है कि हल्का सा हमें लगे कि थोड़ी हलचल हुई है धरती के नीचे, उस इतने कम से लेके बहुत ज़्यादा हेक्टेयर स्केल पे क्या आ सकते थे, रिचर्ड स्केल पे इसमें अर्थक्वेक्स आ सकते हैं कि जिसमें कि डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है ओवर द वाइड एरिया। अ मेजर अर्थक्वेक कैन बी क्वाइट डिवास्टिंग, और अगर बहुत ज़्यादा आता है तो उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू एन अर्थक्वेक इलेक्ट्रिक पावर डिस्टर्ब्स एंड गैस पाइपलाइंस ब्रेक कॉजिंग एन आउटब्रेक ऑफ फायर इन द एरिया। तो जब अर्थक्वेक आता है तो इट में पॉसिबल कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो चला जाए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाए, और अगर जो गैस पाइपलाइंस है जो आजकल बड़ी बड़ी सिटीज़ में बिछाई जाती हैं, अगर वो भी टूट गई तो वहाँ पे आग लगने का भी खतरा स्टार्ट हो जाता है। द ट्रिमर्स कॉज वाटर सेचुरेटेड ग्रैनुलर सॉइल टू लूज इट्स स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। और इसके साथ साथ क्या होता है, जब ट्रिमर्स आते हैं तो जो वाटर सेचुरेटेड सॉइल होते हैं, सॉइल के जो हम ग्रेन की बात करें, दाने की बात करें जिसमें पानी है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी कम हो जाती है, और जिससे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है सॉइल, और इसको बोलते हैं सॉइल लिक्विफैक्शन। ठीक है, द सॉइल लिक्विफैक्शन में कॉज द टिलिंग और सिंकिंग ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। अब क्या है, एक तो हम रेत की बात करते हैं ना, रेत के बीच में स्पेस बहुत होता है, और एक हम सीमेंट की बात करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो जब ये ट्रिमर्स आते हैं तो जो सॉइल है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके बीच में स्पेस आ जाती है। तो जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है वो इसलिए फिर वो कोलैप्स करके चली जाती हैं एंड कॉजिंग द हैवी लॉस ऑफ लाइफ। द डैम्स ऑन द रिवर में क्रैक और कोलैप्स, जब ट्रिमर आता है तो डैम्स भी टूट सकते हैं। द रेलवे लाइन्स एंड द रोड्स में गेट डैमेज इफ़ द अर्थक्वेक इज़ ऑफ अ हाई मैग्नीट्यूड। तो जो रेलवे लाइंस है वो भी टूट सकती हैं, रोड्स भी टूट सकती हैं अगर मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा है। द पाइपलाइन सप्लाई ऑफ द वाटर इन द अर्बन एरिया इज ऑल्सो सीवियरली अफेक्टेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब अर्बन एरिया में क्या है कि उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, वाटर की पाइपलाइंस टूट जाती हैं तो सप्लाई भी ख़राब हो सकती है। द अर्थक्वेक्स कैन ऑल्सो कॉज द फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड द सुनामीज। अगर सी बेड के नीचे, मतलब समुंदर की जो तला है उसके नीचे अगर अर्थक्वेक आया है तो सुनामीज़ डेवलप होती हैं, और इनसे क्या है, बाढ़ भी आ सकती है, डैम वगैरह टूट जाए, लैंडस्लाइड्स भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे तरीक़ों से नुकसान हो सकता है ना। प्रिकॉशनरी मेजर टू फेस अर्थक्वेक, तो आपको क्या रखना चाहिए ध्यान अर्थक्वेक्स के लिए। द प्रिकॉशनरी मेजर डिस्कस्ड अबव आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स, नेमली बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिमर। अब पहले भूकंप से क्या तैयारी करनी है, या जब आ रहा है ट्रिमर तब क्या करना है, या उसके बाद क्या करना है, तो ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो ट्रिमर से पहले आपको क्या कर सकते हो, द पीपल लिविंग इन द अर्थ क्वेक प्रोन जोन्स should be educated so that they can take precautionary measure before and after the earthquake। और जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे अर्थ की प्लेट्स हैं, क्रस्ट की प्लेट्स हैं, यहाँ पे भूकंप आ सकता है, तो पहले ही लोगों को एजुकेट कर दें कि क्या क्या उनको चेंजेस लाने हैं ताकि वो अर्थक्वेक से पहले और बाद में बच पाएँ। द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द बिल्डिंग इज सेफ। तो सबसे पहली बात, जहाँ पे लोग रहते हैं उस बिल्डिंग की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। द बिल्डिंग यूनिट्स should have adequate strength so that they remain as one unit when subjected to vibration। कि ऐसी बिल्डिंग बने कि जब वाइब्रेशंस हो तो भी वो टूटे नहीं, एक सिंगल यूनिट की तरह खड़ा रहे। वाइल कंस्ट्रक्टिंग द न्यू बिल्डिंग्स, द बिल्डिंग्स बाय लॉ शुड बी स्ट्रिक्टेड फॉलो। तो जो लॉज बने हुए हैं ऑलरेडी उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। द रिवर बैंक्स इन द अर्थक्वेक प्रोन एरिया शुड बी स्ट्रेंथन बाय द बिल्डिंग डाइक्स। और सिमिलरली जो रिवर बैंक्स हैं उनको भी, मतलब जहाँ पे रिवर ख़त्म होती है उनको भी सिक्योर करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए बिल्डिंग्स के डाइक्स बना के, है ना।
ऊपर 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 रखकर। In hilly areas, the lighter materials such as the wood should be extensively used in building houses. The houses should have thatched roof. अब क्या है कि इनमें क्या होना चाहिए, एक तो जो मटेरियल से ही जो घर बना रहे हैं हिली एरिया में, क्योंकि वो प्रोन है, तो क्या करना चाहिए, वुड के बने होने चाहिए, ताकि अगर गिर भी जाता है, टूट भी जाता है तो नुकसान नहीं हो। और थैच्ड रूफ बननी चाहिए। नाउ ड्यूरिंग ट्रिमर्स, तो ट्रिमर्स के टाइम पे क्या करना चाहिए, इफ़ यू आर एट होम और इन अ स्कूल, तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब अर्थक्वेक स्टार्ट हो गया तब क्या कर सकते हो, इन केस देर आर द ट्रिमर्स वेर यू आर इन द स्कूल बिल्डिंग, यू शुड crouch under the desk, never move about or create chaos, always stay away from the heavy objects, do not stand in a doorway, you are safer under a table। आपको जो दरवाजे का रास्ता है जिस तरफ जाता है उस वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं खड़े होना चाहिए, आप टेबल के नीचे सेफ हो। इफ़ यू आर इन बेड, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो, अगर आप बेड पर हो, आपको लग रहा है कि भूकंप स्टार्ट हो गया है, तो आपको अपना हेड जो है वो पिल्लो से कवर कर लेना चाहिए ताकि हेड सेफ रहे। स्टे अवे फ्रॉम द हैवी एंड द टॉल ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू, और हैवी ऑब्जेक्ट से, जो ऊंचे ऊंचे ऑब्जेक्ट्स है क्योंकि वो गिर सकते हैं, तो उनसे दूर रहना चाहिए। इन द रूरल एरियाज पीपल शुड कम आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड स्टे इन द ओपन टिल द ट्रिमर्स सबसाइड्स, तो रूरल एरिया में स्पेस बहुत होती है, तो बाहर आकर उनको घरों से ओपन एरिया में आ जाना चाहिए तब जब तक कि जो ट्रिमर्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, सबसाइड नहीं हो जाते। ड्यूरिंग ट्रिमर्स इफ़ आउटडोर्स, अगर आप बाहर ही हो और भूकंप आ गया, इफ़ अ पर्सन फील्स द ट्रेमर्स वाइल ड्राइविंग, जब आप ड्राइव कर रहे हो, कार में हो, दे शुड स्टॉप, तो रुक जाना चाहिए उस पर्सन को, ड्राइविंग रोक देनी चाहिए। पार्क द व्हीकल ऑन द रोड साइड एंड वेट टिल द वाइब्रेशन स्टॉप, और अपनी जो भी व्हीकल है उसको पार्क करके वेट करना चाहिए कि जब तक कि वाइब्रेशंस बंद ना हो जाए। पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रीज, buildings, electrical poles and any tall objects which has a chance of falling down, जो उनके ऊपर गिर सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या ट्रीज़ हैं या इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। आफ्टर ट्रेमर्स, ट्रेमर्स के बाद क्या, आफ्टर द ट्रेमर्स सबसाइड, एक बार ही जब भूकंप के ट्रेमर्स जो हैं वो रुक गए, वी मस्ट हेल्प दोज हु मे हैव सफर्ड इंजरी, जिनको चोट लगी है उनकी हेल्प करनी चाहिए। वी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस कंट्रोल रूम, अगर पुलिस की ज़रूरत है पुलिस को कॉल करो, द फायर कंट्रोल ऑफिस को कॉल कर सकते हो आग लगी है तो, द नियर बाय रेड क्रॉस ऑफिस और द NGOs इन द एरिया, तो उनमें से किसी को भी कॉल करके हेल्प के लिए बुला सकते हो। द रेस्क्यू टीम विल लुक फॉर द पीपल हु आर ट्रैप्ड इनसाइड द बिल्डिंग्स, और जो रेस्क्यू टीम होती है तो बिल्डिंग अगर गिर जाती है तो उसके अंदर जो लोग हैं उनको निकालने का काम करती है। द रेस्क्यू दैम एंड प्रोवाइड दैम विद द फर्स्ट एड, तो उनको रेस्क्यू करके उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराते हैं। इफ़ द इंजरीज आर ऑफ अ सीरियस नेचर दे शुड बी शिफ्टेड टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, और अगर उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है तो फर्स्ट एड के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। फॉर द पीपल हुज हाउसेज एंड प्रॉपर्टी हैव बीन डैमेज्ड और दोज हु हैव सफर्ड इंजरीज, रिलीफ कैंप में बी अरेंज्ड ईदर बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज और द सोशल ग्रुप्स, और अगर जिनकी जो घर ही टूट गए हैं, जिनके प्रॉपर्टी ही डैमेज हो गई है, तो जो कुछ NGOs हैं या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो सोशल ग्रुप्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, जिसमें कि कैंप लगा दिया जाता है, रिलीफ कैंप, जिसमें वो रहते भी हैं और उनको फ्री में खाना वगैरह भी मिलता है। सो वी शुड ऑल्सो अप्रोच सच कैंप्स एंड ऑफर आर सर्विसेज, तो कभी हमें मौका मिले, आप लोगों को मौका मिले तो आप भी ज़रूर जाना ऐसे कैंप्स में और अपनी सर्विसेज देना। द सुनामी इज़ अ जापानीज़ वर्ड मीनिंग हार्बर वेव, सुनामी क्या है, एक जापानीज समुद्र में जब बहुत बड़ी लहर उठती है तो उसको सुनामी बोलते हैं। सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर, मतलब हार्बर वो एरिया होता है जहाँ पे शिप्स को पार्क किया जाता है, तो उसका वेविंग, उसको सुनामी बोलते हैं। अ सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ द ह्यूज वेव्स दैट अक्कर आफ्टर द सी बेड डिस्टर्बेंसेज आर कॉज ड्यू टू द अर्थक्वेक और द वोल्केनिक इरप्शन, या तो कोई ज्वालामुखी फटा है या जो समुंदर का जो बेड है, नीचे तला है, उसके नीचे अर्थक्वेक आया है, तो ऊपर की तरफ इफ़ेक्ट तो आएगा, एनर्जी तो आएगी, तो ऊपर की तरफ ह्यूज वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। द वेव्स ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम द एरिया ऑफ डिस्टर्बेंसेस,
और जहाँ पे स्टार्ट हुआ है उसके अलावा दूर दूर तक सारे डिस्टेंसेस में डायरेक्शंस में जाता है। दीज वेव्स कैन बी एज हाई एज 50 फीट और मोर, तो इतनी ऊंची तक जा सकती हैं। दे में अटेन स्पीड ऑफ ओवर 750 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में इतनी स्पीड की भी सुनामी आ सकती हैं। द सुनामी दैट हिट द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज इन द इंडिया ओशन ऑन द 26 December 2004 किल्ड नियरली 3 लाख पीपल। तो एक कोई सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 में, तो जिसने कि इंडिया का जो कोस्ट था, कोस्ट होता है जो समुद्र के किनारे होते हैं, उसको जब हिट किया और अदर कंट्रीज़ को हिट किया तो नियरली 3 लाख पीपल जो थे वो मर गए थे। एंड द मेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल होमलेस, और इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो होमलेस हो गए थे। सो दीज आर द सम नेचुरल फिनोमिना। तो लेकिन इनके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। सो होपफुली आपको ये सब समझ आ गया। हमने लाइटनिंग पढ़ लिया, अर्थक्वेक पढ़ लिया, और इन द लास्ट हमने सुनामी पढ़ ली। एंड इन नेक्स्ट चैप्टर it will be a 13 chapter, so keep tuned, and if you like my videos, like my work, and kindly like, share and subscribe. Thank you.